तो वेलकम हमारे एनसीईआरटी सीरीज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है, हमारा नाम है इसका प्रारंभिक कथन। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो राशिदा का सवाल है। राशिदा जो होती है वो बैठी अखबार पढ़ रही होती है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है जो 100 साल पहले की थी। वो सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसको कैसे पता लगा है। तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ था हम लोग रेडियो पढ़ सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर आज हम लोग के नेट पर उपलब्ध है सारी जानकारी, गूगल पे, विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे हम लोग जान सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था उसका हम लोग कैसे जान सकते हैं। सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन वो पता कैसे लगाया गया था। तो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स के द्वारा। तो और भी क्या क्या हम जान सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और अगर हमारे घर में क्या हुआ था पिछले साल 2-4 साल पहले, तो हम अपने घर से जुड़े हुए लोग, व्यक्तियों के से जान सकते हैं। जैसे दादी-दादी जो उस टाइम के लोग थे जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे घर में किस तरह के हालात थे, क्या होते थे, तो उन लोगों से हम सब जान सकते हैं। अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम लोग सब कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ जाना था, सब कुछ नहीं बहुत कुछ। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आर्किटेक्ट शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे, है ना? ये भी पता कर सकते थे कि लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो हम आपको एक मैप दिखाएँगे और उसके बारे में हम लोग बताएँगे। तो देखिए, इस मैप में हम आपको दिखाते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नर्मदा नदी मेरा यहाँ पे एक्जिस्ट करता है, नर्मदा नदी, ठीक है? तो आपने देख लिया नर्मदा नदी यहाँ पे एक्जिस्ट करता है। नर्मदा नदी आपने देख लिया, तो यहाँ पे हमने नर्मदा नदी का तो पता लगा लिया। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों की आखेट शिकार करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग उत्तर-पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता। तो उत्तर-पश्चिम की यहाँ पे आपको दिख पा रही होगी, यहाँ पे किरथार है और यहाँ पे सुलेमान है, ठीक है? किरथार और सुलेमान पहाड़ी का हमने पता लगा लिया। फिर यहाँ पे किरथार और सुलेमान की पहाड़ियों का इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, इस क्षेत्र में जो किरथार और सुलेमान का जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री-पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ की फसलों का उपजाना आरंभ किया। इसको लिख लीजिएगा कि जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व कहाँ पे, तो कीर्थमार और सुलेमान में स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर-पूर्व में गारो, उत्तर-पूर्व में गारो, मैं आपको दिखाती हूँ कि उत्तर-पूर्व में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गारो पहाड़ियाँ, जो ब्रह्मपुत्र के पास है, तो यहाँ पे उत्तर-पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, ठीक है? और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिंद, बिंद पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी के पास में बिंद पहाड़ियाँ, ठीक है? ये हमने पता लगा लिया। यहाँ पे बिंद पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, कीर्तमाड़, सुलमान और फिर नर्मदा नदी, तो ठीक है? इसी क्षेत्र में यहाँ पे तो हमने जान लिया। बिंद पहाड़ी का कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, ऐसे ही क्षेत्र में बिंद पहाड़ी और गुर में गारो पर्वतों के गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में क्या हुआ था कि कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे बिंद के उत्तर में स्थित थे। जहाँ पे चावल, तो यहाँ पे आपको बिंद पहाड़ी दिख रहे हैं, इसी के उत्तर में स्थित थे जहाँ सबसे पहले। अब देखिए मानचित्र पर बोल रहा है कि सिंधु नदी का पता लगाओ, तो मानचित्र पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंधु नदी। यहाँ पे मानचित्र पर, और इसकी सहायक नदियाँ कौन से हैं? तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। सतलज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी, ये सारी क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपको देख पा रही होंगी कि सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जा रही होंगी। आप देख पा रहे होंगे कि सब क्या है कि सब जो है ना सिंधु नदी में आकर के ये सारी नदियाँ चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास सब इसमें आकर के मिल जा रही हैं, ठीक है? तो उन्हें ही हम लोग सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या थे? फले-फूले थे। गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, 2500 ईसा वर्ष। गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ गंगा और इसकी सहायक नदियाँ सोन नदी है। तो आपको दिख पा रही होंगी यहाँ पे सोन नदी है, बिंद पहाड़ी के पास में इसका सोन नदी है और ये इसकी गंगा नदी। गंगा नदी में यमुना नदी है, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, ये सारी चीज़ें, महानदी, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने पता लगा लिया गंगा नदी, सोन नदी, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है?
अब है, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो गंगा नदी, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है ना कि गंगा नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो गंगा नदी है ना, यहाँ पे आपको गंगा नदी दिख रहा है। तो गंगा नदी के क्षेत्र में क्या है कि गंगा नदी यहाँ पे बिहार है, तो इसलिए इसको मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पुराने टाइम्स में जो भी मगध थे ना, उनके नाम से जाना जाता था सबको। मगध के नाम से सबको जाना जाता था। और ठीक है। वर्तमान बिहार के नाम से इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आजकल लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? लोग एक जगह काम करते-करते थक जाते हैं, फिर घूमने अच्छी चीज़ें देखने के लिए, ये सब के लिए आज के लोग यात्रा करने जाते थे। अब यहाँ पे देखिए, मानचित्र 1 जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये है मानचित्र 1, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। दक्षिण एशिया यानी कि आधुनिक भारत, यहाँ पे जो दक्षिण एशिया है, उसका आधुनिक भारत, यहाँ पे आप देखिए। दक्षिण एशिया यानी आधुनिक भारत जो है ना, ये भारत आपको दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, भारत, पाकिस्तान, इस साइड वाला पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस साइड का बांग्लादेश, नेपाल यहाँ पे है, फिर भूटान है इसके बगल में, ठीक है? ईरान, जो पाकिस्तान के इस साइड, फिर चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालता तथा बाकी एशियाई से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? इसको प्रायः बटे होने के कारण इसको प्रायः उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है? कहा जाता है। अब देखिए, एक बार फिर से मानचित्र 1 देखो, फिर से आप मानचित्र 1 को देखिए, यहाँ पे आपको पहाड़ी, पर्वत सब कुछ नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी पहाड़ियाँ हैं, साइड से नदियाँ हैं, जो कि एक आपको दिख पा रहा होगा कि एक प्राकृतिक सीमा इस मैप के चारों ओर आपको दिख पा रहा होगा। उसी के बारे में बात की है कि प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ ऐसे लोग आए और यहीं बस गए, ठीक है? लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है? अब हम लोग देश का जो नाम है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो मानचित्र बनता है इसको हमने पढ़ लिया। अब देखिए, यहाँ पे एक मैं और चीज़ बताती हूँ कि ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, आपको ये जो फ़ोटो में दिख रहा होगा, ये ताम पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ है। इसको ध्यान से देखिए। देखिए, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए एक ताड़ के पत्तों को काट कर उसके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बाँध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम लोग देश के नाम के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत का जो नाम था, वो भारत कैसे पड़ा और क्या हुआ? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों को प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है? अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, जैसे कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जैसे कि हमने यहाँ पे ये मैप देखा ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो इस साइड ईरान है, उसके बाद यूनान यानी कि जो ग्रीक है, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है? तो यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले यूरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, उन लोग का भाषा अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे हम लोग का सिंधु रिवर है, ठीक है? और ये लोग सिंधु नदी को पार करके आते थे, इस साइड से आते थे। ईरानी जो थे, ईरानी इस साइड से पार करके इंडिया में आएँगे, तो ये सिंधु नदी को पार करके आते थे। तो सिंधु नदी को जब ये पार करते थे, तो इस साइड के लोगों को इंदोज़ बोलते थे। तो इस तरीके से वो इंदोज़ कहने लगे और इसका नाम पड़ गया किस तरीके से। आने वाले यूरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज़ अथवा इंदोज़, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का
प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? तो देश के लिए होने लगा। ठीक है। अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? हमने जो हमारा चैप्टर है वहीं से शुरुआत किया था कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो देखिए, अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त हो सकती है। इसका एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीकों से तैयार भोज पर्त पर लिखी मिलती है। यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, इसका चर्चा हमने किया हुआ है। ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। ठीक है, क्योंकि वो ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई थी तो कीड़ों ने खा लिया। और बहुत सारी श्लोकों में हम लोग देखते हैं, संस्कृत के श्लोकों में अजय चरण थी, क्योंकि वो पत्तों पर लिखा होता था और बकरियां उनको खा जाती थी, तो इसलिए अजय चरण लिख दिया जाता है। ठीक है। और कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं की जीवन औषधीय तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, आम लोग जो थे वो लोग करते थे, जो नॉर्मल पीपुल थे वो। ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करा देते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है। ये देखिए, लगभग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लगभग ये 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आप लोग जो हम लोग का चैप्टर क्लास 7 का एनसीईआरटी है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम इस लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामिक नामक 2 विभिन्न लिपियों और भाषाओं में है। ठीक है, यूनानी और अरामिक। क्या आप बता सकती हैं कि कठोर सतहों पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाई आती थी? तो वहाँ पे लिखवाते थे ताकि वो अगले टाइम तक पता चल पाए कि हम लोग का हिस्ट्री के बारे में और सब लोग देख सके। और उस टाइम के समय में तो कुछ होता भी नहीं था, यही सारी चीज़ें थी, तो इसलिए। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों मूर्तियों को समझ करके बता देते हैं। और फिर कार्बन डेटिंग करके कितना पुराना है क्या है। ये देखिए, प्राचीन बाएं जगह में आप प्राचीन नगर से प्राप्त इसी तरह के पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व एक पुराना चांदी का सिक्का, ये दोनों जो है पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों को यह कैसे भिन्न था। हम लोग का जो सिक्का होता है ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सर्कल शेप में होता है, बिल्कुल हल्का होता है। और इसमें कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, वो तो ये तो सबको पता चल रहा है कि क्या भिन्नता होता है। ठीक है। का अध्ययन करते हुए औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी की कुछ धातुएं बनी की हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछली की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है।
स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? छोटी-छोटी जो उनकी चीज़ें मिलती हैं, उनकी वो एक कहानी रूपते हैं, एक जैसे सूत्र होता है, एक जासूस की तरह उनको सबूत मिल जाता है, फिर वो कहानी को कंबाइन करके स्टोरी फॉर्म करते हैं ना, उसी तरीके से, ठीक है? अतीत एक या अनेक, हम लोग का जो अतीत है वो एक ही है या अलग-अलग है, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर अब यहीं पे खत्म होने वाला है, एक या अनेक, ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए इसको जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। हम लोग का अतीत एक है अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कि अलग-अलग समूह के लोग इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, सबको पता है कि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है, राजा-रानी का, प्राइम मिनिस्टर जीवन है उनका अलग होगा, जो नॉर्मल मैन है उसका जीवन अलग होगा, सबका जीवन जो अलग काम करता है सबका जीवन अलग होगा, ठीक है? भिन्नता। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग व्यवहारों के रीति-रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा करते थे और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। पर पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ठीक है? अब तिथियों का मतलब है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2020, 2025 ऐसे बताओगे। वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। हम पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है? ये बता दिया। अब इतिहास की तिथियों, देखो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी-कभी तुम तिथियों के पहले एडी हिंदी में ई लिखी पाती होगी, जिसे एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों में बना होता है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी-कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समानता हो गया है। भारत में तिथियों को इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले का है, जिसके पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हम लोगों ने पढ़ चुके थे, ठीक है? अब कल्पना करो कि तुम्हें एक पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो, जिसे तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे, आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये देखो, यहाँ पे आ चुका है उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि अभी, और यहाँ पे आपने जो चैप्टर पढ़ा कि नर्मदा घाटी के नगर के आरंभिक कृषि, यहाँ पे आई थिंक गारो पहाड़ियाँ पहला बड़ा राजा, नहीं, ये थोड़ी ना, मगध पहला बड़ा राजा ही थी, और गारो पहाड़ियाँ प्रथम नगर नहीं, यहाँ पे लगभग 500 नगर की ओर, और यहाँ पे गंगा घाटी लगभग आरंभिक कृषि सिंधु नदी तथा इसकी सहायता, हाँ, ये हो गए, और गंगा गंगा घाटी, ये आपको आओ याद करें में मैचिट है, इसको बना लीजिएगा। राशिदा के प्रश्नों को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। उसका प्रश्न है कि हम लोग पुराने समय के चीज़ों को कैसे पता कर सकते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा और क्या है कि पुरातत्व के द्वारा पाई गई सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, जिसमें कौन-कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। पत्थर की जैसे कि औजार थे, फिर पत्थर की औजार ही हो सकते हैं ना, पत्थर के टाइम पे औजार जैसे कि ओखली, कोटने वाला, और जो जिसपे सामान-वामान रखते थे, वो सारी चीज़ें। साधारण स्थिति में पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? कि क्योंकि साधारण स्थिति है, उन्हें बस खाना-पीना और ज़िंदगी से मतलब था, और राजा जो थे, वो भोग-विलासिता अपने जीवन में व्यस्त थे। वो चाहते थे कि हमको सभी लोग जानें, इसलिए, और उन लोगों को तो बस अपनी फूड को मेंटेन करना था, और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था, तो इसलिए। और
कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले। तो राजा बड़े-बड़े महल में रहते थे और किसान अपना बस खाना-पीना मतलब था उनको। राजाओं को युद्ध लड़ना था, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हड़पना मतलब प्रॉपर्टीज़ करना था और फिर उनको अपना अभिलेख लिखना था, सब कुछ करना था ताकि दुनिया उनको जान सके। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ कि कृषि का आरंभ कब हुआ था तो 8000 वर्ष ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कौन थे तो 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मध्य 2500 और वर्तमान लगभग 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इनको याद करो तो हम लोग का चैप्टर 1 जो होता है क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 फुली कंप्लीट इन डिटेल एज एनसीईआरटी गाइडलाइंस। ठीक है।